गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो हम लोग चैप्टर नंबर 3 से ही ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में आप सबको पता है हम लोग चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारा सिग्नल कंडीशनर्स। ठीक है, ये सिग्नल कंडीशनर जो चैप्टर है इसमें हमने पिछले क्लास में दो टॉपिक पढ़ा था। पहला था हमारा डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम, डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम, और दूसरा एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, इसको हमने 2 से 3 बार प्रॉपर ढंग से रिवीजन कर लिया। अब हम आज जो लेक्चर लेंगे, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल कंडीशनर्स हैं उसका पहला जो सिग्नल टाइप है वो है हमारा डीसी एम्पलीफायर्स। तो जो डीसी एम्पलीफायर है गाइस, इसका सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे कि ये इसका डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये हम लोग यहाँ पर क्या दे रहे हैं, सिग्नल। इनपुट पे हमने सिग्नल दिया, सिग्नल के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पर ठीक है हमने एक NPN ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया। देखिए NPN ट्रांजिस्टर, इस पे हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया ताकि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली स्टेबल हो जाए। और फिर हम लोग ने एक ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो दूसरा हम लोग कौन सा लेंगे, PNP ट्रांजिस्टर। कौन सा लेंगे, PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है गाइस। ठीक, इसके बाद इसमें भी हम लोग एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम लोग एक और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके यहाँ पर आउटपुट जनरेट करेंगे। लेकिन इस आउटपुट के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर जो है वो NPN PNP NPN हम लोग एक और ट्रांजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग इसको देखिए। सो आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने बहुत अच्छे से समझाया था कि एक NPN ट्रांजिस्टर कैसे होता है और PNP ट्रांजिस्टर कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए सिक्वेंशियली NPN PNP NPN, वैसे अगर ये PNP होगा तो ये NPN होगा, ये फिर PNP होगा। इस तरीके से हम लोग सिस्टम को, इस डीसी एम्पलीफायर को बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक रेफरेंस वोल्टेज, ये प्लस VCC, और यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, अर्थ करते हैं। तो ये है हमारा एक डीसी एम्पलीफायर। ये जो डीसी एम्पलीफायर है इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सिग्नल फॉर द सिग्नल्स
लेस देन 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अगर कम का अगर कोई सिग्नल है तब हम लोग डीसी देन वी यूज डीसी एम्पलीफायर या इसी को ही हम लोग बोलते हैं और डीसी कपल्ड एम्पलीफायर भी हम लोग गाइस इसे ही कहते हैं। तो डीसी कपल्ड एम्पलीफायर या डीसी एम्पलीफायर भी हम लोग इसी टाइप के सिग्नल को ही कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे। ये एक प्रकार का क्या है, एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। देखिए हम लोग अगर देखेंगे तो ये एक प्रकार का क्या है, इट्स अ, ये तीनों को हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। क्या है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की तरह हम लोग को दिख रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो फर्स्ट फेज है इसमें हम लोग देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो ये कपल्ड है किसके साथ, पीएनपी ट्रांजिस्टर के साथ, और ये तीसरा वाला कपल्ड है किसके साथ, एनपीएन के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर भी एक आरसी है, यहाँ पर भी आरसी है और यहाँ पर भी एक आरसी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिस्टम को क्रिएट करते हैं। तो इसका वर्किंग देखते हैं। ट्रांजिस्टर 1 में हमने जो सिग्नल सप्लाई किया ये क्या है, एक इम्प्योर सिग्नल है। तो इस जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के द्वारा ये जो सिग्नल है ये कहाँ पर रिसीव हो रहा है, इस आरसी के पास हमारा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। ठीक है, इस आरसी में रिसीव हो रहा है। इसके बाद एम्पलीफाइड सिग्नल जो आरसी में रिसीव हुआ है ये फिर से फॉरवर्ड हो जाता है हमारा कहाँ, इस दूसरे एम्पलीफायर के पास। यहाँ फिर से ये एम्पलीफाई होके ट्रांजिस्टर नंबर T2 से कहाँ चले जाता है, ट्रांजिस्टर नंबर T3 में चले जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फिर प्रोसेस होके यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस अलग अलग चरणों में कंप्लीट हो जाता है और हमको एक प्रॉपर हमारा आउटपुट जो हम लोग को डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग अब देखेंगे इसका जो इसका देखिए हम लोग यहाँ पर हम लोग इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो जो इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है वो किस फॉर्म से है। देखिए ठीक है, इसका दो हमारा ये गेन है, G फॉर गेन ये आगे है और ये F फॉर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर नंबर ये एक फिगर है और एक और जो फिगर है हम लोग का उसमें भी हम लोग देखेंगे देखिए इस फिगर में हम लोग देखेंगे कि जो ये भी किसके किसके बीच का है, ये भी गेन है और ये भी फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे कनेक्टेड है। ये अगर मान लो इसकी यहाँ पर की वैल्यू अगर ये 1 है, कितनी है 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, तो 0.707, ठीक है, ये हमारा वैल्यू है। तो ये हमारे दो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्राफ है। अगर हम लोग इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इसमें डीसी कपल्ड एम्पलीफायर के ये क्या बोलता है कि अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की देखना है तो इट शुड हैव स्टेबल इनपुट सिग्नल। इसका जो सिग्नल होना चाहिए, इनपुट सिग्नल, वो कितना होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए।
so that the common mode rejection ratio should be less than 1, should be less. CMRR जो वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, जितना कम होगा उतना प्रॉपर हमारा डीसी कपल्ड एम्पलीफायर होगा। इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जितना हम लोग का कम CMRR का फुल फॉर्म है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जितना कम हमारा ये रिजेक्शन रेशियो, जितना कम हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू होगी उतना प्रॉपर टू बी लेस होना चाहिए, इतना प्रॉपर हमारा डीसी कपल्ड एम्पलीफायर होगा। ठीक है, तो हम लोग को इस चीज को ध्यान रखना है कि जो हमारा CMRR वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और दूसरा इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में, दूसरा चीज क्या है हमारा, थर्मल स्टेबिलिटी शुड बी हाई। सर थर्मल स्टेबिलिटी जो है इसकी वो शुड बी हाई, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए गाइस, हाई होनी चाहिए। ठीक है, ये इसके एडवांटेज है, ये इसके क्या है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ अब हम लोग चलते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ DC coupled एम्पलीफायर। ठीक है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, पहला इसका एडवांटेज है जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं वो आसानी से स्मॉल फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन easily be transmitted। ठीक है, इसका जो ठीक है कैन ट्रांसमिटेड एंड एम्पलीफाइड, आसानी से जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं और एम्पलीफाई होते हैं, ये इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा इसका एडवांटेज है कि इट कैन रीस्टैब्लिश द ओवरलोड कंडीशन, इट कैन रीस्टैब्लिश द ओवरलोड कंडीशन। मान के चलिए अगर कभी भी किसी भी प्रकार के सिस्टम में ओवरलोड की कंडीशन होती है तो हम लोग उसको फिर से रीस्टैब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सच टाइप ऑफ एम्पलीफायर, दैट इज डीसी कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, ये इसका दूसरा मेजर एडवांटेज है। तीसरा इसका जो मेजर एडवांटेज है वो है हमारा कि ड्यू टू लेस नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट इजी सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड, ड्यू टू less number of resistances the circuitry is not is easily constructed। ठीक है, आसानी से ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और जो चौथा मेजर एडवांटेज है कि ड्यू टू चीप कॉस्ट ऑफ कपलिंग, है ना, कपलिंग का कॉस्ट जो कि बहुत ही चीप है तो ओवरऑल कॉस्ट जो है ओवरऑल कॉस्ट इज ऑल्सो चीपर। ठीक है, तो हम लोग देखें इसके एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस में हम लोग ने 4 पॉइंट्स देखे। एडवांटेजेस क्या क्या एडवांटेजेस है, स्मॉल फ्रीक्वेंसी जो के सिग्नल्स जो हैं वो आसानी से एम्पलीफाई होते हैं और ट्रांसमिट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीसी कपल्ड एम्पलीफायर। दूसरा
कि इट कैन रीस्टैब्लिश द ओवरलोड कंडीशंस। अगर कभी सिस्टम में ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम की वजह से किसी भी प्रकार के सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फिर से रीस्टैब्लिश किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डीसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो तीसरा मेजर एडवांटेज है वो है हमारा कि ड्यू टू लेस नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस द सर्किट इज इजीली कंस्ट्रक्टेड। क्योंकि चूंकि इसमें कम मात्रा में रेजिस्टेंस लगता है, इस्तेमाल हो रहा है, इसी कारण से आसानी से सर्किट जो है वो क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है। जो चौथा मेजर हमारा एडवांटेज है वो है क्योंकि कपलिंग की जो कॉस्ट है, देखिए कपलिंग की कॉस्ट जो होती है किसी भी सिस्टम में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर कपलिंग हम का कॉस्ट हम लोग बढ़ा देंगे तो ओवरऑल जो कॉस्ट है सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्योंकि इसमें कपलिंग का कॉस्ट बहुत ही चीप है, इसी कारण से जो ओवरऑल जो कॉस्ट है इस एम्पलीफायर का वो भी क्या है, बहुत ही ज्यादा चीप है। तो ये तो हो गई गाइस किसकी बात, ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। अब चलिए हम लोग डिसएडवांटेज देखते हैं। disadvantages of DC coupled amplifier। ठीक है, इसके क्या क्या हमारे मेजर डिसएडवांटेजेस हैं डीसी कपल्ड एम्पलीफायर के। तो जो पहला मेजर डिसएडवांटेज है गाइस वो है हमारा हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन नॉट बी फ्लोन इन दी सर्किट। पहला मेजर डिसएडवांटेज है हायर फ्रीक्वेंसी signals cannot be flown cannot be flown cannot flown in the circuit ये इसका पहला मेजर डिसएडवांटेज है। जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से द ऑपरेटिंग पॉइंट of the circuit gets disturbed। ठीक है, मतलब टेम्परेचर अगर वेरिएशन आ गया तो जो एक्चुअल ऑपरेटिंग या जो मेन ऑपरेटिंग पॉइंट है हमारे सिस्टम का वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो आउटपुट है हमारा उसके वैल्यू में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। क्योंकि जो मेजर ऑपरेटिंग पॉइंट ही अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा वैल्यू जो जिसके ऊपर निर्भर है आउटपुट पे वो हम लोग का प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ये इसका क्या है, तीसरा मेजर डिसएडवांटेज है। इसके बाद जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो है, ठीक है, ये मेजर डिसएडवांटेजेस दो ही हैं, ठीक है। और इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो डायग्राम है डीसी कपल्ड एम्पलीफायर के वो तो आप लोगों ने देख लिया है कि क्या कैसा रहता है। ये इसका फिर से अपन बना लेते हैं। देखिए इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो डायग्राम है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डायग्राम ऑफ DC coupled amplifier। तो ये कैसा था, ये ऐसा है हमारा। ये हमारा गेन है,
इसको हम लोग डी से, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग एफ से शो करते हैं, और ये हमारा ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डायग्राम है, इसको हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डीसी कपल्ड एम्पलीफायर। एक बार हम लोग फिर से चलिए इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है और एडवांटेज क्या क्या है। तो इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज में हम लोग देख रहे हैं कि जो स्मॉल फ्रिक्वेंसी सिग्नल हैं वो लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाते हैं और आसानी से एम्पलीफाई हो जाते हैं। दूसरा एडवांटेज इसका है कि इसको इसके ओवरलोड कंडीशन को फिर से रीस्टेब्लिश किया जा सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। तीसरा है क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंसेस हैं वो बहुत कम मात्रा में लगते हैं, इसी वजह से इन लोग इसका जो इसको इसका सर्किट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, ये इसके मेजर एडवांटेज है। और जो लास्ट इसका एडवांटेज है, सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है, वो है इसका क्या कि क्योंकि चीप कॉस्ट कपलिंग का होता है, इसी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट है सिस्टम का वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और हमारा जो सर्किट है वो ओवरऑल क्या हो जाता है, चीपर हो जाता है। ये तो हो गए गाइस जिसके हमारे क्या एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस क्या हो गए डीसी कपल्ड एम्पलीफायर के, कि जो हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं वो आसानी से सर्किट में नहीं फ्लो कर सकते हैं। मतलब लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल ही इस डीसी कपल्ड एम्पलीफायर में फ्लो कर सकते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स इस सर्किट में कभी भी फ्लो नहीं कर सकते, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, सर्किट को जला देंगे। और टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, जो मेन ऑपरेटिंग पॉइंट है इस सर्किट का, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाता है और हम लोग का जो सर्किट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो गाइज हमने अभी देखा कि इस डीसी कपल्ड एम्पलीफायर जो है ये ऐसे फ्रीक्वेंसीज के लिए काम, ये सिग्नल्स के लिए काम करता है जिनकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से कम है। ठीक है, तो 10 हर्ट्ज की कम की फ्रीक्वेंसी के अगर किसी भी प्रकार के सिग्नल्स को कार्य में लाना है तो हम लोग उस समय डीसी कपल्ड एम्पलीफायर का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज द एंटायर detail about the DC coupled amplifier. in the next lecture हम लोग गाइस चॉपर एम्पलीफायर की स्टडी करेंगे, the chopper stabilized amplifier, cell balancing, potentiometer required और एक input modifier। ये हम लोग 4 टॉपिक्स को नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स में हम लोग इसको देखेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड।